Hello everyone, welcome to अभिनव फिजिक्स। एज यू नो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ख़त्म कर लिया था इन आवर प्रीवियस सेगमेंट्स ऑफ वीडियोस एंड वो काफ़ी पुरानी वीडियोस थी कोरोना टाइम की, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ एंड आई होप कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। और आज के बाद मैं अपनी पर डे एक वीडियो लेके आऊँगा और हम टोटल 11th और 12th टोटली डिस्कस करेंगे यहाँ लेक्चर्स में। सो आज के बाद आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है और उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली होता क्या है, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। आपको एक बात को याद रखना है कि एक है ना बैटरी होती है, बैटरी इज ऑल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। बैटरी इज ऑल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। सो एक है ना बैटरी होती है, बैटरी जिसका हम यूज करते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। बैटरी आप सभी जानते हैं बैटरी क्या होती है, ठीक है। ये बैटरी होती है एंड बैटरी इज यूज एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह हम बैटरी को यूज करते हैं। वी यूज इन अ बैटरी। बैटरी से हमें क्या मिलती है? वोल्टेज मिलती है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वोल्टेज मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ मिलती है। दैट इज ऑल्सो नोन एज द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ये क्या होता है? ये एक इसका मतलब ये होता है कि जस्ट सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। वी हैव कनेक्टेड इट विद अ बैटरी। हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। यहाँ इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करेगा मूव करने के लिए, मोटिवेट करेगा चार्ज कैरियर्स को। और कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा, ठीक है, तो और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ये मोटिवेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स दैट मोटिवेट्स इलेक्ट्रॉन टू मूव, that motivates the electron to move in the direction, not in the direction but in the opposite direction of electric field. तो just suppose that, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा? एक वेलोसिटी होगी और इस वेलोसिटी को नाम देंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, इट इज अ कंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी, क्योंकि हमने ऑब्वियसली बात है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से इसको कनेक्ट किया है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ड्रिफ्ट करेगा। तो ड्रिफ्ट बेसिकली क्या हुआ? एक वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने से एक वेलोसिटी के साथ मूव करे तो, या मोशन जब गेन करता है कोई, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इट गोना ड्रिफ्टेड। बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी आल्सो हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग। देखिए, मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, जस्ट सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर। तो देखिए अभी भी इसके अंदर जो है ना, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल मूविंग इन दिस कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन आर स्टिल मूविंग इन दिस कंडक्टर। क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। इनके अंदर क्या है? थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी है। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था थर्मल जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3/2 kb into t। ओके, 3/2 kb into t, दिस इज नोन एज द थर्मल वेलोसिटी। तो ये जो थर्मल वेलोसिटी होती है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो बट इसके अंदर कभी भी ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव कर रहा है, बट इसके अंदर जो करंट है वो अभी जीरो है। क्यों है जीरो? उसका भी रीजन है कि जस्ट सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रॉन है,
ये ऐसे मूव कर रहा है, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो ऐसे मूव कर रहा होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, सिक्स ऐसे, सेवंथ ऐसे। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस, इसकी जो टोटल थर्मल एनर्जी है, जब वेलोसिटी पूरे कंडक्टर की जो टोटल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, पूरे कंडक्टर की जो एनर्जी है ना, वो थर्मल एनर्जी जो आ जाती है, एवरेज थर्मल एनर्जी, वो जीरो आ जाती है। क्यों आ जाती है जीरो? क्योंकि अगर एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो इसके अपोजिट में मूव कर रहा होगा, तो पूरे कंडक्टर की जो टोटल थर्मल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं और आप देखना कि जस्ट सपोज दैट, तो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें हैं ना उसको हम डिस्कस करेंगे। let us consider a conductor, एक हमने कंडक्टर कंसीडर किया है, ओके, हैविंग n number of electrons per unit volume। अब इसमें क्या होगा, what will happen with the let due to thermal energy, the velocity of n electrons is u1, u2, u3 and un। u1, u2, u3 and un। अब देखिए इससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन, बट कंडक्टर के अंदर कोई करंट तो हमें महसूस हो नहीं रहा है जब तक उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं किया है, लेकिन पार्टिकल्स अभी भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की जो वेलोसिटी है उसका जो सम है वो जीरो आ जाता है। इससे ये बात प्रूव होती है कि जितनी भी कंडक्टर्स है उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो जीरो है। क्यों है? बिकॉज वेक्टर क्या बोलता है, तो इसका मतलब इसकी जो कंडक्टर की जो एवरेज थर्मल एनर्जी है वो कितनी है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n। एवरेज ऐसी तो निकालते हैं, तो टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो कितनी आ जाती है, जीरो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यू हैव टू रिमेंबर, ये आगे काम आएगी। तो ये एवरेज थर्मल एनर्जी है, एवरेज है, तो दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल कंडक्टर्स। और ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज अगर एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो कोई दूसरा पार्टिकल होगा जो उसके अपोजिट में मूव कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी किसको फॉलो करती है, वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, और मैं एक नई वीडियो लाऊंगा उसमें भी आप एक बार देख सकते हैं। तो दिस इज द सो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल एन पार्टिकल्स जो है, यहाँ पे मैं इसको वेक्टर भी लगा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे इसको वेक्टर मेथड से ऐड कर दें, तो वो हो जाएगी हमारी जीरो। अब देखेंगे इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसको नोट कर लेंगे सभी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगी वो ये होगी कि जस्ट सपोज दैट इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, हमने क्या किया इस कंडक्टर के साथ, वी अप्लाइड ए वोल्टेज अक्रॉस दिस कंडक्टर, हमने एक वोल्टेज अप्लाई किए, और उससे क्या होगा बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर उधर मूव कर रहे थे ना, वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। क्यों मूव करने लगेंगे इसको भी समझते हैं, कि मान के चलिए जस्ट सपोज दैट ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो मान के चलिए एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे होंगी, तो जब इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगी ऐसे सेट हो जाएगी तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा ना वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उसकी वजह से ये पार्टिकल ऐसे मूव करने लगेगा एक सीधी लाइन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इन सबको एक लाइन में अलाइन कर देगा। अब मान के चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो आप याद कीजिए F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट।
तो एक पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो कितना है, प्रोटॉन के ऊपर E इंटू ई। यहाँ पे जो E की वैल्यू होती है याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम को हम E लिख देते हैं। तो अब देखिए क्या होगा इसके साथ। तो ऐसा ही क्या होगा, इसके अंदर, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है वो E हुआ है। उसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट ए कंडक्टर इज कनेक्टेड with a source of EMF, with a source of EMF। और EMF मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, ये सोर्स ऑफ EMF, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, so that an electric field is set up across the कंडक्टर। उससे क्या होता है, अक्रॉस द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करूं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लेट, हम मान लेंगे लेट m इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उससे होगा क्या, E इज इक्वल टू, मान के चलिए वैसे तो माइनस E होता है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इसकी पोलरिटी को मैं थोड़ी देर के लिए या माइनस ई ले लेता हूं। माइनस ई इज इक्वल टू फोर्स ऑन, सॉरी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब इससे होगा क्या, तो इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये किसके इक्वल होगा, वो होगा ma विच विल बी, अच्छा, लेट a इज द acceleration ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a है। तो क्या होगा, इसे ऊपर से मैं साफ कर रहा हूं, नोट कर लेना सभी। तो a इज द एक्सेलरेशन, तो मैं ये लिख सकता हूं कि m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ई बाई एम। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन और तेजी से मूव करने लगेंगे और सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, देखिए व्हाट विल हैपन। इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टर के अंदर, इन द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड करेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, सारे मूव एक ही डायरेक्शन में करेंगे। एक दूसरे से कोलाइड करेगा, दूसरा तीसरे से कोलाइड करेगा, तीसरा चौथे से, एंड सो ऑन। सो दे विल कोलाइड विद ईच अदर। तो होगा क्या उससे, तो ड्यू टू, अब यहाँ पे लिखते हैं, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन द वेलोसिटी of each electron, of each electron will increase, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, विल इंक्रीज। ठीक है, अब हम लगा लेंगे लेट, अब हम यहां पे लेंगे लेट T1 T2 T3 and T and R the
टाइम ऑफ कोलिजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करना, ये इससे कोलाइड करेगा तो ये इसको एनर्जी इंपार्ट कर देगा, ये इसको एनर्जी इंपार्ट कर देगा, और ऐसे हमारा एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, लेट T1 T2 Tn आर द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान करिए, ठीक है, देन their velocities, अब क्या हो जाएगी वेलोसिटी, याद करिए उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, याद कीजिए, याद है फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन, क्योंकि उसे जितना टाइम लग रहा है कोलाइड करने में इतनी देर में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। v1 इज इक्वल टू यू ए वन ए टी वन, v2 is equal to u2 plus a t2 and v3 is equal to u3 plus a t3 and un, ठीक है, and un is equal to a plus tn। तो ये वेलोसिटी होगी हर पार्टिकल, ये फाइनल वेलोसिटीज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी, इसको साफ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी और उस डेफिनेशन का नाम क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हर पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक पार्टिकल v1, दूसरा पार्टिकल v2, तीसरा पार्टिकल v3, v4, v5, v6, सब पार्टिकल। अब मैं अगर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को सेम मान लूं तो मतलब क्या हुआ, आप इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले लो, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे अब कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिनोट किया जाता है vd से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ all the particles, all the electrons when the conductor is connected to a source of EMF। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, उन सब इलेक्ट्रॉन्स की आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। तो एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चे, एवरेज का मतलब ये होता है कि हम ना सबकी वेलोसिटीज को अलग अलग ना लेके हम क्या है, ये मान रहे हैं कि सबकी वेलोसिटी इक्वल है, वैसे तो अलग अलग है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबको इक्वल करना। तो क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज हर पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, क्या करेंगे, तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, सबकी एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, सबकी वेलोसिटी हो कितनी गई थी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n, एवरेज निकालने का ये तो फॉर्मूला था, v1 प्लस v2। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है ना, इनकी फाइनल वेलोसिटीज है। क्यों है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से, और बैटरी क्या करती है, कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स होता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो मान के चलिए उसके ऊपर एक्सलेशन फोर्स की वजह से ए काम कर रहा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u जो है वो वेलोसिटी इसके अंदर किसकी वजह से है, थर्मल है। ये उसके अंदर पहले से थी, किसकी वजह से, थर्मल। लेकिन क्या थी, वो जो u थी ना, वो अलग अलग ऐसे इधर उधर थी। तो कंडक्टर की टोटल वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी। जैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से, सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर देते हैं, होता क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर करंट चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो vd इज इक्वल टू कितना है, v1 कितना था, याद करो, अभी अभी कराया था, v1 इज इक्वल टू था हमारा u1 प्लस ए टी वन, v2 कितना था, u2 प्लस ए टी टू, ऐसे un प्लस ए टी एन अपॉन। ठीक है, अब देखो
ये U1 U2 UN को तो एक तरफ ले लो, ये तो हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n, ये तो एक तरफ आ जाएगा। और A T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n, ये एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 याद करो, इक्वेशन नंबर 1 लिखवाई थी मैंने कि U1 U2 क्या है, थर्मल एनर्जी, थर्मल वेलोसिटी। जो टोटल थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज था वो तो क्या था, 0 था, तो ये तो हो गया हमारा 0, ये तो हो गया हमारा 0। तो हमारा VD इज इक्वल टू क्या हो गया, VD इज इक्वल टू आ गया हमारा A, देखिए T1 T2 क्या है, देखिए मान के चलिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराने में जो टाइम ले रहा है वो T1 ले रहा है। अब क्या पता दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक हो तो जिससे ये टकराएगा इसका टाइम अलग होगा, फिर तीसरा किसी और से टकराएगा, तो सबका टाइम ऑफ कोलिजन जो होता है, टकराने का जो टाइम होता है वो अलग अलग है। अगर मैं ये मान के चलूं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टकराने में सेम टाइम ले रहे हैं, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सब जो जितना टाइम ले रहा है ना उन सबके टाइम का एवरेज निकाल लो, और वो जो एवरेज टाइम होगा उसको ही बोलते हैं हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, देखिए ये मान के चलिए एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये इनके बीच की दूरी ये है, और ये इससे टकराने में T1 टाइम ले रहा है, दूसरा यहां था तो ये टकराने में कम टाइम लेगा, तीसरा बहुत दूर है तो इसका टाइम कहीं और हो जाएगा, तो सबका टाइम ऑफ कोलिजन अलग अलग है। अगर मैं ये मान के चलूं कि सारे इलेक्ट्रॉन बराबर टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो टाइम कितना होगा, जितने सब अलग अलग टाइम ले रहे हैं सबका एवरेज निकालो, और वो ही क्या होगा हमारा एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे जो T1 T2 T3 Tn अपॉन n है ना, दिस इज कॉल्ड द एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ऊपर से साफ कर रहा हूं मैं, होप कि आपने लिख लिया होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द एवरेज। सो VD इज इक्वल टू क्या आ गया, VD इज इक्वल टू आ गया हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं VD, सो VD इज इक्वल टू आ गया हमारा A इंटू टाउ, और यहाँ पे टाउ क्या है, यहाँ पे मेंशन करता हूं टाउ, ठीक है, यहाँ पे टाउ क्या है, वेयर, ये तो दिख नहीं रहा होगा, वेयर वेयर टाउ इज इक्वल टू क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn अपॉन n, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन n, और इसको बोलते हैं हम एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एवरेज टाइम ऑफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे, या एवरेज टाइम, एवरेज और एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है, एक से ये यहां से टकराया, यहां से अगले टाइम में जो टाइम लग रहा है वो हमारा एवरेज निकाल दिया हमने, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो हमारा ये क्या बन जाता है, अब देखेंगे इसको, नाउ हम इसको अब देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखना ध्यान से। तो अब हम करेंगे क्या, सो VD इज इक्वल टू A टाउ, अब याद करो A इज इक्वल टू क्या था, रिमेंबर A इज इक्वल टू, अभी पिछली इक्वेशन में आया था A इज इक्वल टू, तो VD इज इक्वल टू आ गया हमारा, A आया था E इंटू E बाई M इंटू टाउ, एंड दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, VD इज इक्वल टू E इंटू E टाउ बाई M, और M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए करंट क्या होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, करंट क्या होता है, करंट, व्हाट इज ए करंट, फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नॉन करंट, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट, अगर आपका एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट, तो हर किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक यूज करेंगे,
वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट करेंगे, अगर हमारा एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट करेंगे। तो करंट का मतलब है किसी भी चीज का बहना। अब देखिए करंट की डेफिनेशन अगर हम समझे तो सिंपल सी बात है कि करंट को हम कैसे निकालेंगे। करंट बेसिकली होता क्या है, करंट का मतलब ये है कि मान के चलिए 2 पॉइंट है, ठीक है, और जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इन 2 पॉइंट को, तो क्या होगा, ये मान के चलिए कोई कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, आपको नहीं दिख रहा है, मैं डस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मान के चलिए ये कंडक्टर है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या है, बैटरी की वजह से करंट चलेगा, तो करंट यहां से यहां जा रहा है। तो करंट एक जगह से दूसरी जगह, जितना ज्यादा करंट चार्ज पास हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जितनी जल्दी जल्दी चार्ज का ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा करंट चलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, तो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम रेट, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, टाइम रेट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बस आपको ये याद रखना है कि पर सेकंड कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं इतने एम्पियर का करंट चल रहा है। तो करंट आई इज इक्वल टू, बच्चों क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, लेकिन डेल्टा का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अभी इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे मान के चलिए यहाँ पे चार्ज था, इस ये जो ये वाला फेस है यहाँ पे चार्ज था Q1, कुछ समय बाद यहाँ पे, या ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे जो चार्ज था अभी Q1 था, कुछ टाइम बाद वो बढ़ के Q2 हो गया। तो मतलब इस जगह से इस जगह कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, Q2 माइनस Q1, और इसी को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा Q। और इसकी इस प्रक्रिया में टाइम कितना लगा है, द टाइम दैट हैव बीन, तो कितना टाइम लगा है वो हमारा क्या होता है, तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और मैं आपको, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है इसी में, ठीक है, इसी सीक्वेंस में, तो उसमें क्या है कि जब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट रिमेंबर, जब हम लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो बन जाता है वो डी क्यू अपॉन डी टी बन जाता है, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डिफरेंशिएशन में चेंज होता है, तो I इज इक्वल टू इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या आपको बस याद रखना, वैसे ये फॉर्म इज मच इंपोर्टेंट क्योंकि आप 12th क्लास में 10th में तो है नहीं। तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ, या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। तो करंट का आपको पता चल गया। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसी चैप्टर में, और उसका नाम है रिलेशन बिटवीन, याद रखना, रिलेशन, हेडिंग है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो अब हम इस्टेब्लिश करेंगे। मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, जस्ट सपोज दैट इट इज ए कंडक्टर, ठीक है। मान के चलिए इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और इसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल, ठीक है। यहां तक आप ध्यान से देखना। देखिए आपको एक बात को याद रखना है कि एक टर्म होती है उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए समझना बात ध्यान से। मान के चलिए आपके पास 2 बॉक्स है, 3 बॉक्सेस है, ठीक है। इस बॉक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल है 6 पार्टिकल, ठीक है। इस बॉक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो 10 पार्टिकल है, ठीक है, और 10,
और ये जो बॉक्स है ये वाला, ये वाला, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 8 है। ठीक है, 8 पार्टिकल्स है, 8 पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलने लगूं कि ऑन एन एवरेज हर डब्बे में कितने पार्टिकल है, तो आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 10 + 6 16, 16 + 8 24, टोटल बॉक्सेस कितने 3। तो हमारे पास जो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल जो आ चुके हैं वो हर बॉक्स में अगर मैं इक्वल इक्वल पार्टिकल रखूं तो कितने पार्टिकल आ रहे हैं, 8 पार्टिकल। कैसे आ रहे हैं, इसके पास 8 है, इसने इसको 2 दे दिए तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8। तो एवरेज क्या आ रहा है नंबर्स का, दैट इज नोन एज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर मैं बात करूं, कॉपर एक एटम है हमारा, ठीक है। अब कॉपर एक एटम है, कॉपर के एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके ऊपर उसके पास चार्ज कितना है ये भी आपको पता चल गया, 29 इंटू, अगर निगेटिव चार्ज की बात करूं तो 29 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारा हुआ। तो अब आपको जो बात है जिसको ध्यान रखना है उसको मैं बात कर रहा हूं नंबर डेंसिटी। अब एक बात बताइए, अगर मान के चलिए आप कॉपर का जो वायर है उसके बराबर बराबर टुकड़े कर देते हैं, तो एक टुकड़े में, और वो जो टुकड़ा है वो कितना करना है ये भी ध्यान रखना है आपको। वो टुकड़ा कैसा लेना है कि एक ऐसा वायर लेना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो और उसकी जो लंबाई हो वो भी 1 हो। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम याद करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, याद रखेंगे सभी, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अब इसके जो एरिया है वो भी 1 दिया है और लेंथ भी कितना है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1। अब उतने वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है हर मेटल के एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर होंगे, ये फिक्स होता है, ये ईश्वर ने उसको दिया। हर मेटल के नंबर, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिक्स होता है, या मतलब कितने चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है, वो फिक्स होता है। जैसे कॉपर है उसका अलग होगा, या कोई और मेटल एल्यूमिनियम है उसका अलग होगा। तो सबके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब बच्चे ये होता है कि आपको क्या करना है, उसका है ना एक, या तो आप 1/1 का एक बॉक्स बना लो, ठीक है, या आप उसको एक वायर की फॉर्म में लो, सिलेंडर की, उस वायर की लेंथ भी 1 हो और उसका एरिया भी 1 हो, उसके अंदर जो होंगे तो उसको बोलते हैं नंबर। डेंसिटी इज ए वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेंसिटी अलग अलग तरह की होती है। डेंसिटी का मतलब एक लेंथ डेंसिटी होता है। लेंथ डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए आपके पास लोहे की एक रोड है और उसके रोड के 1 मीटर का वजन 2 किलो है, तो उसको बोलेंगे हम उसकी लेंथ डेंसिटी, लेंथ डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान के चलिए ये पूरी वॉल है और इस वॉल को हमने चार्ज कर दिया है, अगर आप इस वॉल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो 1/1 के एरिया में, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, इसी तरीके से होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब होगा कि एक यूनिट वॉल्यूम, और एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि आपको वायर 1 मीटर का लेना है और उसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी 1 हो, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी नोन एज द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, तो नंबर डेंसिटी का मतलब होता है 1 यूनिट। अब आपको पता चल गया कि इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यूनिट में कितने होंगे 2 इंटू एन, 3 यूनिट में कितने होंगे 3 इंटू एन। अगर उसका वॉल्यूम v है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे n इंटू v। ठीक है, अब देखिए करते हैं, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे लेट। अब हम देखेंगे लेट, लेट n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, और एक कंडक्टर के लिए फिक्स होता है ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने n है। और अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ओके, और n इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है n है। तो अब देखिए इसके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद इट। तो वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बताइए,
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा हमारा A इंटू एल। आप याद रखेंगे एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है A इंटू एल। नाउ अब क्या होगा, नाउ अब हमें ये पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है और टोटल वॉल्यूम कितना है A इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो होंगे भाई हमारे कैपिटल N, याद रखना सर कैपिटल N, और वो इज इक्वल टू क्या होगा Na इंटू एन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है स्मॉल e, तो कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, देन टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर होगा Q, और Q इज इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गए NaL, और चार्ज कितना होगा NaL इंटू ई। तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर आ गया NaL इंटू ई। अब आगे चलते हैं। सो वी गेट Q इज इक्वल टू आ गया हमारा NaL इंटू ई। टोटल चार्ज इतना हो गया, Q इज इक्वल टू NaL इंटू ई। वैसे E माइनस है, याद रखना, माइनस लगा देता हूं मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो माइनस NaL इंटू ई। ये इतना चार्ज इसके अंदर है। मान के चलिए जस्ट सपोज दैट इस चार्ज को अब हम मान लेंगे लेट Vd इज इक्वल टू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कोई वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd इज इक्वल टू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अब देखते हैं, तो सो टाइम टेकन, देखना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, सो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर। कितना टाइम लगेगा, याद करिए भैया, आपको वेलोसिटी पता है तो t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू होगा भाई Vd इज इक्वल टू क्या होगा, Vd इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t इज इक्वल टू कितना होगा L अपॉन Vd, L अपॉन Vd। इतना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में। मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मेरे पास टोटल चार्ज है NaLe, देन अब देखना, देन करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम। करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम, Q अपॉन टाइम। देखिए एक बात और मैं बता दूं कि I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, दिस विल बी द करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो इसी को हम करंट बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखना, टोटल करंट चार्ज कितना है, माइनस NaL इंटू ई, टाइम कितना लग रहा है L अपॉन Vd, L अपॉन Vd। ठीक है, सो हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आती है वो कितनी आई थी, T इज इक्वल टू L अपॉन Vd। अभी जस्ट नाउ ये एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में लिया गया समय है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं तो होगा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल डिस्टेंस सेम टाइम है, क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम है,
तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेंगे तो देखिए डेफिनेशन ऑफ करंट क्या कहती है, तो करंट इज इक्वल टू होता है हमारा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है हमारे पास Q, और हर चार्ज को मूव करने में सेम ही टाइम लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी सबकी सेम है। अगर वो सारे के सारे मान के चलिए एक चार्ज एक पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव, एक पॉइंट से यहाँ मूव किया है, उतनी देर में कोई ऐसा चार्ज होगा जो यहाँ मूव करेगा, लेकिन सबका डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि वेलोसिटी सबकी सेम है। तो बेसिकली क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होगा Q अपॉन T। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T होगा, ठीक है। और इसका एक कॉन्सेप्ट हो रहा है मैं अभी बताऊंगा। तो Q इज इक्वल टू कितना है, माइनस NaL इंटू E अपॉन T कितना है, L अपॉन Vd। L से L कट जाएगा तो हमारे पास करंट I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस NaLe इंटू Vd। और आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ठीक है। बट अगर मान के चलिए मैं इसको नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दूं तो I इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा, I पॉजिटिव चार्ज कैरियर के लिए NaLe into Vd, and this is very important relation between what? This is very important relation between करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और देखिए यहाँ पे है ना, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर हमारा तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज आ रहा है हमने तो वो निकालना है। देखिए हम जो है ना, ये जो लेंथ इतनी बड़ी ली है, हम ना इसको माइनर करके इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं, क्योंकि देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ आई कहती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो टाइम है ना, ये आपका यहाँ आया था जी, अगर मैं इसको डेल्टा की फॉर्म में लिख दूं, डेल्टा की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन वी डी। ध्यान से देखना, डेल्टा एल अपॉन वी डी, और ये वी डी फिर ऊपर चला जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, डेल्टा क्यू वी डी एज इट इज और डेल्टा एल। और यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे ना कि डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो इसके कंडक्टर है ना, इसकी मोटाई इतनी है कि ना के बराबर है, तो इसका मतलब इसके इतने से पोर्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक साथ ही मूव करेंगे ना, ठीक है। तो जब वो इतने से पोर्शन के इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव कर रहे हैं, हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। आप कई बार ये सोचिए सर एक इलेक्ट्रॉन को जाने में तो यहां से यहां टाइम लग रहा है टी, तो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन को जाने में तो कैपिटल एन इंटू टी लगना चाहिए था, बट नहीं, हम क्या लेते हैं, ये जो विड्थ हमने इतनी बड़ी ली है ना एल, एक्चुअली ये इतने से पोर्शन के लिए एक बहुत डेल्टा एल टेंड, यहाँ पे आया ना लिमिट डेल्टा एल टेंड, क्यों, उसका रीजन है क्योंकि डेल्टा टी, देखिए टी इज इक्वल टू आया एल अपॉन वी डी। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि टाइम तो हम बहुत कम लेते हैं इसके अंदर, तो टाइम क्या है, जो टी है इसको कर देंगे हम डेल्टा टी, तो ये जो एल है ये हो जाएगा डेल्टा एल, और डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, यहाँ पे होता है ना डेल्टा टी टेंड्स, अभी बताया था, ऐसी डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो, मतलब इसकी विड्थ ना के बराबर है, तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक साथ ही मूव कर रहे होंगे। करंट की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, इसीलिए हमने फिर बाद में क्या किया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ पे टी एक इलेक्ट्रॉन वाला टाइम रख लिया, ठीक है। तो ये हो गया NaLe इंटू एल अपॉन वी डी, एल से एल कट गया। इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज दैट इज द होल्स, याद रखना प्रोटॉन आर नेवर द चार्ज कैरियर, प्रोटॉन्स तो हमारे उसमें न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में एक चीज होती है, कंडक्टर्स में प्योरली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, हार्डली एक दो होल होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं। और होल कैसे बनते हैं, जब कभी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो अपनी न्यूट्रलिटी को, कंडक्टर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पे पॉजिटिव वैकेंसी जनरेट कर देता है, और वो जो पॉजिटिव वैकेंसी जनरेट होती है दैट इज नोन एज द व्हाट, दैट इज नोन एज द होल, और होल आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब देखिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। बिफोर गोइंग थ्रू द ओम्स लॉ, आपको कुछ चीजें हैं जो अगर आपने पहले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो फिर भी मैं एक बार उसको क्लियर करते हुए चलता हूं। देखिए क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है
शॉर्ट में बता रहा हूं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अगर कोई भी एक चार्ज 1 कूलम हो जाए तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और एक चार्ज तो रह गया Q और दूसरा हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, और तब हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आप डेफिनेशन से देख समझते हैं, देखिए ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अगर ये 1 कूलम हो जाए तो मतलब इस चार्ज के द्वारा 1 कूलम पे इस जगह पे लगाया गया फोर्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ध्यान से सुनना, ये चार्ज इस जगह पे रखे हुए 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, E। 2 कूलम के ऊपर 2E लगाएगा, 3 कूलम के ऊपर 3E लगाएगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई चार्ज Q नोट रखा हुआ है तो कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू Q नोट इंटू E। तो देखिए आपको ये याद रखना है, F और E में कोई मेजर फर्क नहीं है, सिर्फ एक बात को छोड़ के कि E का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख रहा हूँ, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। एक से अलग कुछ और रखा है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ध्यान से देखना दूसरी बात आपको ध्यान से देखनी होगी। देखिए क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है ये भी समझते हैं, अभी बताता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, देखिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है कि मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने में जो काम करना पड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो हमारा काम करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हुई, वर्क डन इन मूविंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में जो काम करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं ये आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है, मैं पढ़ा भी चुका हूं। अब देखना, याद रखना, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखना, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में बार बार यूज कर रहा हूं, वन कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू E इंटू, मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट L है, तो V इज इक्वल टू E इंटू L, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन L। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ V इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ का डेरिवेशन, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा,
I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू RI, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम डिड्यूस करेंगे, V इज इक्वल टू RI। मैं थोड़ा सा इसको कैमरा को ऊपर कर देता हूं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू RI। तो देखिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू RI कैसे होगा। तो अब हम इसको करते हैं V इज इक्वल टू RI। देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पे जो R होता है क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इट इज, ये होता क्या है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ को। आप याद करिए V नो, अभी अभी मैंने कराया आपको, जस्ट नाउ मैंने कराया आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। I इज इक्वल टू A N E V into D, A N E V into D, where A is the area of cross section of the conductor and area, and this is called the length of the conductor. This is the area of cross section of the conductor and this is the length of the conductor. तो I is equal to क्या होगा, A N E into V D। ठीक है, अब याद करो V D is equal to क्या आया था, V D is equal to आया था, ये तो A N E, V D आया था E E। मैं यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ना मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो माइनस का साइन हटा के ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ई ई टाउ बाई एम, रिमेंबर याद करो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन ई स्क्वायर टाउ, ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। अब एक चीज और आपको याद करनी है, अभी अभी बताया था हमने, मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ के इसके इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना, तो क्योंकि बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ वोल्टेज है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज वो एम्पियर हो जाएगी। तो वी नो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू एल। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन एल, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू वी, और एल यहाँ आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से। ठीक है, I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल इंटू वी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ एम एल इंटू वी। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं यहां से, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको मैं यहाँ पूरे को साफ कर देता हूं। तो हमारे पास जो I आया, I इज इक्वल टू आया हमारे पास ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू वी बाई एल। ठीक है, ये एल को मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, इसको कंपेयर करना इससे, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। यहां ये V है, यहां इस तरफ ये I है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं ना, फिर V इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ या एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू वी आई। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर फ्रॉम V इज इक्वल टू आर। देखना V की जगह V है, I की जगह I है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू R है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड R, R इज द रेजिस्टेंस। तो हियर R इज इक्वल टू क्या आया, ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, सॉरी 10th में भी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे जो रो है, ये रो है, रो मतलब रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे लिख देता हूं हेयर रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल कंडक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो क्या आ रही है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, या रेजिस्टिविटी आई है यहाँ पे रो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा होगा आपने, कि जब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, किसी कंडक्टर का
टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी आप बोल सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ पे होता क्या है, R इज इक्वल टू जो आया था हमारा, वो आया था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। जब वेन देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने से उसका जो टाइम था ना एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे में टकराने का, जो एवरेज टाइम था, वो डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पे अगर आप देख रहे हो तो नाउ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, टाउ जो होगा मतलब एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, वो घट जाएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टकराने लग जाएंगे। ड्यू टू देन टाउ विल डिक्रीज। और यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, और मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस will increase, resistance will increase. This is the derivation of Ohm's law and temperature dependency of what? Temperature dependency of resistivity on what? On temperature dependency of resistance या resistivity। ठीक है। सो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, उन ग्राफ को नोटिस करना। हर बार लगभग हर एग्जाम में उन ग्राफ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने में। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं। हमारे जितने भी गैजेट्स होते हैं, हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, वो सारे सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। व्हाई? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने पे उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, लेकिन कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होता है, तो याद रखना हमारा एक फॉर्मूला होता है रो टी, मतलब रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। यहां पे टी माइनस टी नोट क्या होता है? टी माइनस टी नोट होता है बच्चे चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। रो नोट इज द रेजिस्टिविटी at zero Kelvin, रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन। एंड इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, माफी चाहूंगा, ये डिग्री है या वैसे केल्विन ही होना चाहिए। एंड रो टी इज द रेजिस्टिविटी एज रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर। वैसे जहां तक डिग्री होना चाहिए, डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। कल नई वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। मैंने नए सिरे से शुरू किया, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इसकी नहीं है कि मुझे यूट्यूब से कमाने को मिलेगा, ये वो कमा तो मैं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस बात सिंपल ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, मेरे लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि उससे क्या होता है कि YouTube का ऐसा कुछ हायरार्की, मुझे नहीं पता क्या होती है उसकी एनालॉजी की, जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब होते हैं उतना ही वो प्रेफरेंस पे रखते हैं उन वीडियोस को। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ओनली। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।
and stay connected and be happy. Always have a smile on your face, because smile is the only thing which keep your mind always very energetic. सो एनर्जी दुनिया में सबसे जरूरी होती है एनर्जी। और एनर्जी अगर आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो एनर्जी क्या करेगी, या एनर्जी आएगी कहाँ से। तो इसीलिए हमेशा खुश रहें, हर हालात में खुश रहें हमेशा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।